गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम ब्रिटेन की नौकरशाही के बारे में बात कर रहे थे। उसमें मैंने आपको लोक सेवाओं का महत्व, आधुनिक लोक सेवाओं की विशेषता, लोक सेवा के कार्य व सिविल सर्विसेज की विशेषताओं के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में मंत्री व लोक सेवक के संबंधों के बारे में। मैंने आपको कल जब मैं लोक सेवा की विशेषताएं बता रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन में राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रीगण होते हैं और स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्विस के अधिकारी कहते हैं। और दोनों के आपसी संबंधों को लेकर कई प्रकार के विचार सामने आते हैं। तो आज हम इन दोनों के आपसी संबंधों की बात करते हैं। तो जब हम दोनों के आपसी संबंधों की बात करते हैं तो हमें उन्हें कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करना होगा, जिसमें पहला है मंत्री की प्रशासनिक अभिज्ञता व लोक सेवकों का प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता। बच्चों, मंत्रीगण प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं और उन्हें प्रशासन संबंधी बारीकियों का ज्ञान नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें अदक्ष कहा जाता है। इससे तात्पर्य ये है कि वे लोग ऐसे पेशेवर प्रशासक नहीं होते जिन्हें प्रशासन संबंधी कोई प्रशिक्षण दिया जाता हो, अन्यथा जिन्हें प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो, बल्कि वे केवल राजनीतिक प्रशासक होते हैं जिनका प्रशासनिक ज्ञान न्यून होता है। हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका लोकप्रियता के आधार पर चुनी जाती है। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका लोकप्रियता के आधार पर चुनी जाती है तो उनका प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य नहीं होता है, और मंत्री परिषद में उनकी नियुक्ति भी राजनीतिक आधार पर होती है, ना कि प्रशासनिक आधार पर। तो ऐसे समय में जैसे हम ये कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय किसी वित्त विशेषज्ञ को न देकर किसी शिक्षाविद को दिया जा सकता है, या शिक्षा मंत्रालय किसी अनपढ़ व्यक्ति को या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ऐसे समय में वह शिक्षा संबंधी बारीकियों को नहीं समझ पाएगा, परंतु लोक सेवक जो कि लंबी कार्य अवधि तक अपने पद पर रहते हैं, प्रारंभ से लेकर जब उनकी नियुक्ति होती है उन्हें इसी कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जब वह इस चीज़ के लिए ही प्रशिक्षित होते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन चलाना है, किस प्रकार से शासन का संचालन करना है, तो वह मंत्रियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रशासनिक कार्य करते हैं। और चूँकि वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तो उनका प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण व अनुभव उन्हें शासन कार्य का विशेषज्ञ भी बना देता है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। एक बार योग्यता संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थायी रूप से प्रशासक बन जाते हैं और किसी भी पद पर काम करते हैं, और एक ही प्रकार का कार्य अधिक दिनों तक करने के कारण उनका ज्ञान की दक्षता प्राप्त हो जाती है और उनकी अभिरुचि और अवसर के कारण से वह प्रशासनिक विशेषज्ञ बन जाते हैं। और दूसरी जो हम इसमें बिंदु की बात करेंगे वह है मंत्रियों की स्थिति राजनीतिक, किंतु लोक सेवकों की स्थिति अराजनीतिक होती है। मंत्री राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, उनका पद राजनीतिक होता है, वह अपने पद पर उसी समय तक रहते हैं जब तक कि संसद में उनके दल का बहुमत होता है। उनका पद अराजनीतिक रहता है। जो ही उनके राजनीतिक दल संसद से बहुमत समाप्त हो जाता है त्यों ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। इसलिए मंत्री का पद पूर्णतः अस्थायी होता है। लोक सेवक दलगत राजनीति से दूर रहते हैं। दलगत राजनीति से अलग रहने का उन्हें ये इनाम मिलता है कि उनका सेवा काल स्थायी होता है। जो राजनीतिक विचारक हैं मुनरो, उन्होंने इसके लिए कहा है कि मंत्रिमंडल और संसद आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टेनिसन की सरिता की तरह स्थायी कर्मचारी अपने मार्ग पर शांतिपूर्ण ढंग से चलते रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है जिसकी हम चर्चा करेंगे दोनों के संबंधों को लेकर, वह है मंत्रियों का व्यावसायिक न होना क्या उपयोगी है। मंत्रियों का व्यावसायिक व विशेषज्ञ न होना लोक सेवा तथा प्रशासन के लिए उपयोगी है। उनका कार्य निरीक्षण, सामान्य नीति निर्धारण तथा लोकमत को संतुष्ट करना
यदि मंत्री विशेषज्ञ हुए तो व्यापक दृष्टिकोण के साथ न तो वे नीतियों का निर्धारण ही कर सकते हैं, न ही प्रशासन का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, एक टिपिकल एक्सपर्ट लिव्स इन हिज ओन आइवरी टावर एंड वर्क इन हिज ओन मेंटल ग्रोव्स। यदि मंत्री लोक सेवा के सदस्यों की तरह ही हो जाएंगे तो फिर निसंकोच होकर वह जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा है कि मंत्रीगण जनता व विशेषज्ञ तथा सिद्धांत व व्यवहार को जोड़ने वाला एक पुल है। मंत्री प्रशासन की बारीकियों में संकुचित दृष्टिकोण का व्यक्ति न होकर एक व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है। उसे अपने विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। लोकमत के अनुसार लचीला होना पड़ता है। व्यवहार कुशल होने के साथ साथ लाल फिताशाही से पृथक रहना पड़ता है। यदि मंत्री विशेषज्ञ हुए तो वे सब इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगले बिंदु की जो हम चर्चा करेंगे वह है मंत्रियों और स्थायी अधिकारियों के संबंध। मंत्री साधारण व्यक्ति होता है, उसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। उसे बहुत कम अवसर मिलता है कि वह अपने विभाग के कार्यों को ठीक ढंग से समझ सके। स्थायी अधिकारी जो उसके नीचे कार्य करते हैं अपने अपने विभाग के विशेषज्ञ होते हैं। मंत्री का काम यह नहीं है कि वह विभाग को चलाए, उसका काम तो यह देखना है कि वह ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। मंत्री नीति की मोटी रूपरेखा निश्चित कर देता है। इस नीति को लागू करना उसके स्थायी अधिकारियों के हाथों में रहता है। नीति के निर्माण में भी मंत्रियों को अपने स्थायी अधिकारियों से सहायता लेनी होती है। राजनीतिक विचारक रैमजे मेयोर ने कहा है कि नीति निर्माण, निर्णय व उनके क्रियान्वयन पर मंत्रियों पर लोक सेवकों का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि मंत्रियों को लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली समझा जा सकता है। उनका कहना है कि जब कोई स्वाभिमानी अथवा असाधारण विवेक शक्ति व साहस का व्यक्ति न हो, 100 में से 99 मामलों में वह कर्मचारियों के विचारों को स्वीकार कर लेता है और अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है। यानी मंत्री विशेषज्ञ नहीं होते तो प्रशासक के द्वारा जो भी लिख दिया जाता है वह उस पर साइन कर देता है। अगले जो बिंदु की हम चर्चा करेंगे वह है, क्या लोक सेवक मंत्रियों को अपने अंकुश में रखते हैं। मंत्रियों को लोक सेवा के विशेषज्ञों से अनेक मामलों में परामर्श लेना पड़ता है। प्रशासन का तकनीकी पक्ष मंत्रियों के समक्ष लोक सेवा के लोगों ही प्रस्तुत करते हैं। मंत्रीगण प्रत्येक कार्य को लोक सेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर करना ही अच्छा समझते हैं। समस्त आंकड़े और सूचनाएं मंत्रियों को लोक सेवाओं से ही मिलते हैं। अपनी आगामी योजनाओं को भूत से संबद्ध करने के लिए और उन्हें असफलता से बचाने के लिए मंत्रियों को लोक सेवा के लोगों के परामर्श पर निर्भर रहना पड़ता है। मंत्री नए होते हैं और लोक सेवक अनुभव के कारण पुराने। फलस्वरूप अनेक मंत्रियों को लोक सेवकों के प्रभाव में ही चलना पड़ता है। अगले बिंदु की जो हम चर्चा करेंगे वह है, क्या मंत्री अशक्त व कठपुतली होते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री को एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है, केवल काऊ की गुड़िया के समान है। वास्तव में इंग्लैंड के शासन में मंत्रिमंडल व व्यक्तिगत मंत्रियों के द्वारा नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट के द्वारा चलाया जाता है, यानी प्रशासकों के द्वारा चलाया जाता है। ये बात सही है कि यथार्थ में मंत्रियों के कार्यकलापों पर लोक सेवा के लोगों की छाप रहती है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं कि मंत्री भी उनके हाथों की कठपुतली व खिलौना होते हैं। लास्की ने मंत्रियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहले प्रकार के मंत्री वे होते हैं जिनका व्यक्तित्व शक्तिशाली होता है। लोक सेवा के लोग ऐसे मंत्रियों पर हावी नहीं होते। दूसरे प्रकार के मंत्री प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले तो नहीं होते किंतु लोकप्रिय होते हैं, उन पर लोक सेवा का जादू नहीं चलता। तीसरे प्रकार के मंत्री वे होते हैं जो न तो व्यक्तित्व वाले होते हैं और न ही
लोकप्रिय। ऐसे ही मंत्री लोक सेवा के हाथ की कठपुतली होते हैं। अगले बिंदु की जो हम चर्चा करेंगे वह है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। मंत्री संसद तथा जनमत के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समस्त कार्य लोक सेवक करते हैं, किंतु वे मंत्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में करते हैं। यदि विभाग का काम ठीक चलता है तो इसका श्रेय मंत्री को मिलता है। यदि विभाग का कार्य ठीक ढंग से नहीं चलता है तो इसका दोष भी मंत्री को ही मिलता है। इस प्रकार जहाँ तक उत्तरदायित्व का प्रश्न है, अपने विभाग के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के कारण लोक सेवा के सदस्य संसद और जनता की आलोचना से बच जाते हैं। नौकरशाही मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे पल्लवित होती रहती है। अगले बिंदु जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है निपुण तथा अनिपुण का समन्वय। निपुण तथा अनिपुण व्यक्तियों का जो समन्वय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। एक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक तत्व का संचार करता है, तो दूसरा नौकरशाही का। एक शासन को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक है, तो दूसरा उसे निपुण बनाने के लिए। मंत्री लोकतंत्र के माध्यम है, जिससे ये आशा की जाती है कि लोक सेवा के द्वारा दिए हुए परामर्श पर आधारित प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करते रहें। दोनों के संबंध वास्तविक आधार पर नहीं थे कि कौन किस पर हावी हो जाए, कौन किससे श्रेष्ठ है, वरन उनका आधार यह है कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए ब्रिटेन की लोकहित की साधना करें। अब बच्चों हम बात करेंगे ब्रिटेन में लोक सेवकों की तानाशाही की। बच्चों लीव हीवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती शक्ति को नई तानाशाही कहा है। उनका कहना है कि इस प्रवृत्ति ने इस विभागों को संसद में भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है तथा ये न्यायालयों के अधिकार से भी बाहर होते जा रहे हैं। अतः बच्चों हम ये कह सकते हैं कि संसद मंत्रियों के हाथ की कठपुतली है और मंत्री स्थायी अधिकारियों के हाथ की कठपुतली होते हैं। भारत तथा ब्रिटेन में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके के कारण शासन में प्रशासनिक अधिनायकत्व यानी लोक सेवकों के अधिनायक की या तानाशाही की बात की जाती है। अब हम उन कारणों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं और मंत्री नौसिखिए होते हैं। एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड नियुक्त होने पर सर एडवर्ड कॉर्सन ने कहा था कि इस पद के लिए मेरी योग्यता इतनी ही है कि मैं इस विषय में पूरी तरह ज्ञानहीन हूँ। शासकीय अधिकारी अपने विषय के आधिकारिक ज्ञाता तथा तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर नौसिखिए डॉक्टरों को अपना ज्ञान व योग्यता के आधार पर निर्देश तथा विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, उसी प्रकार से 100 में से 99 मामलों में मंत्री कर्मचारियों के विचारों को स्वीकार कर लेता है और अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है। कुछ मंत्री तो एकदम अयोग्य होते हैं, जिसके कारण अधिकारी वर्ग जैसा चाहे उनसे कार्य करवा लेता है। अगला जो कारण है वह है अधिकारियों के कार्य के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं। शासकीय अधिकारी मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण संसद और जनता की आलोचना से बच जाते हैं। नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे चलती है। समस्त कार्य अधिकारी करते हैं, किंतु उसके लिए उत्तरदायी मंत्री होता है। विभाग की असफलता के कारण मंत्री का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता है, अतः उसके ऊपर वह अपने राजनीतिक दल के ऊपर दोषारोपण न हो पाए, इसके लिए वे लोग प्रत्येक कार्य के लिए लोक सेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर कार्य करते हैं, जिससे उनका कार्य ठीक ढंग से चल पाता है या ये उसको अच्छा समझते हैं। अगले जो कारण है वह है मंत्री पद अस्थायी और अधिकारी स्थायी होते हैं। मंत्री का पद अस्थायी है, दल की हार का कारण उसे कभी भी पद त्याग करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री
उसके विभागों में किसी भी तरह का हेरफेर कर सकते हैं। उसे कभी भी पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अधिकारियों के पद स्थायी होते हैं और वो स्थायी होते हैं। वे लोक सेवा के नियमों के प्रतिकूल हटाए नहीं जा सकते। इसके कारण मंत्रियों के व्यवस्थानीपन का लाभ उठाकर अधिकारी वर्ग शक्तियों को बढ़ाता जा रहा है। अगला जो कारण है वह है विधि निर्माण। व्यवस्थापिका पर लोक सेवकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रायः सार्वजनिक विधेयकों को मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें विभागों के अधीनस्थ लोक सेवकों के द्वारा तैयार किया जाता है। यद्यपि ये विधेयक बहुमत दल की नीति के अनुरूप होते हैं, फिर भी उनका प्रारूप विभागों में तैयार होता है। इसके अतिरिक्त प्रदत्त व्यवस्थापन भी सामान्यतः विभागीय लोक सेवकों के द्वारा तैयार किया जाता है। यद्यपि बजट पर संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहार में आय व्यय के आंकड़े विभिन्न विभागों के लोक सेवकों के द्वारा से ही इकट्ठे किए जाते हैं। तो विधि निर्माण पर भी हमें लोक सेवकों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि नौकरशाही का अधिनायक तो है, किंतु वास्तविकता में यह तथ्य बहुत दूर है। वास्तव में प्रशासन के ढांचे पर मंत्री हावी है या अधिकारी, ये मंत्री के चातुर्य और उसके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर होता है। शासकीय अधिकारी सशक्त तथा प्रभावशाली हो सकते हैं, परंतु अधिनायक नहीं। जो नौकरशाही जनता की प्रतिनिधि संस्था द्वारा नियंत्रित हो तथा जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के अधीन हो, उसे नौकरशाही नहीं कहा जा सकता। एक समझदार मंत्री लोक सेवकों को ये बताता रहता है कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। इसीलिए न्यूमैन ने कहा है कि अधिकार क्षेत्र की तानाशाही कहे जाने के कोई तथ्ययुक्त कारण नहीं है। बच्चों, आज हमने मंत्री तथा लोक सेवकों के संबंधों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।